हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। ग्रेविटेशन चैप्टर हम लोग धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं और संभवतः शायद ये ग्रेविटेशन का लास्ट टॉपिक हो। आज हम लोग पढ़ेंगे केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। एक्चुअल में जो सन है और जितने भी प्लैनेट्स हैं वो हम लोग जानते हैं कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड चारों ओर घूमते हैं। पहले पुरानी धारणा थी कि सन बीच में है, सेंटर में है और सर्कुलर ऑर्बिट में सारे प्लैनेट्स गोल गोल घूमते हैं। लेकिन केपलर्स ने बहुत सारे रिसर्च किए स्पेस में जितने भी सैटेलाइट्स हैं, प्लैनेट्स हैं, उनके विषय में वो बहुत अध्ययन किए, स्टडी किए और बहुत सारी बातें, अच्छी बातें प्लैनेट्स और सन्स जो हेवनली बॉडीज़ हैं उनके मोशंस से रिलेटेड बहुत सारी बातें उन्होंने बताया। जैसे कि उन्होंने बताया कि जो जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर सर्कुलर पाथ में नहीं घूमते। वो किस में घूमते हैं? जो ओवल शेप्ड जो पाथ होता है, अंडे की आकृति वाला जो शेप होता है जिसे हम लोग एलिप्स कहते हैं। तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी प्लैनेट, जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के चारों ओर सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमते बल्कि एलिप्स के रूप में घूमते हैं। चिपटा, सर्किल को जब थोड़ा चिपटा कर देंगे तो वो एलिप्स बन जाता है। अभी हम लोग देखेंगे एलिप्स किसको कहते हैं। दूसरी उन्होंने यह बात बताया कि प्लैनेट्स जो उस एलिप्टिकल पाथ पर चारों ओर घूमते हैं वो हमेशा सन से इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होते। कभी वो सन के क्लोज होते हैं, कभी वो सन से दूर होते हैं। और भी बहुत सारी बातें बताई कि टाइम पीरियड जितने भी प्लैनेट्स हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, पहले 9 हुआ करते थे, अब 8 प्लैनेट्स हैं। वो सारे प्लैनेट्स जो सन के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं, उनका टाइम पीरियड भी अलग अलग है। और भी बहुत सारी 3-4 बातें उन्होंने बताई। और एक मुख्य बातें और उन्होंने बताई कि प्लैनेट्स जो सन के चारों ओर इलेक्ट्रिकल पाथ में घूमते हैं तो उनका स्पीड कांस्टेंट नहीं होता। कभी वो तेज चलते हैं, कभी वो धीमे चलते हैं, कभी वो तेज चलते हैं, कभी वो धीमे चलते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो जितने भी प्लैनेट्स हैं ना वो इलेक्ट्रिकल पाथ में जो मूव करते हैं उनका स्पीड कांस्टेंट नहीं होता। करेक्ट। अब देखिए, ऐसा कहा जाता है कि 16th सेंचुरी में के आसपास एक एस्ट्रोनॉमर थे, टाइको ब्राहे। उनका नाम था टाइको ब्राहे। इन्होंने बहुत सारी ऐसे खोज की, बहुत सारी ऐसे रिसर्च किए, लेकिन उनका डेथ बड़ा मिस्टीरियस डेथ हुआ। और ऐसा कहा जाता है, हालांकि इसका कोई प्रूफ नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हिस्ट्री, इतिहास साक्षी है। इतिहास में ऐसा बताया गया है कि उनके मरने के बाद, टाइको ब्राहे के मरने के बाद उनका जितना भी पेपर्स था वो सारे जोहानस केपलर ने चुरा लिए। ऐसा इतिहास में है, इसका कोई एविडेंस नहीं है। इसलिए कहीं कहीं आप किसी किताब में ये जो लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन है उनमें आप लिखा हुआ देखेंगे केपलर्स ब्राहे लॉ, केपलर्स ब्राहेस लॉ, इस तरह करके भी जो है आप देखेंगे आप। तो आइए हम लोग केपलर्स का जो प्लैनेटरी मोशंस के पेपर में जितने भी लॉज दिए हुए हैं उसको हम लोग बारी बारी से देखते हैं। आइए, हालांकि प्लैनेट के मोशन के विषय में बहुत ज़्यादा थ्योरी जो है केपलर्स ने नहीं दे पाए, उसको बाद में हम लोग बताएंगे।
कि किस तरह केपलर्स का जो प्लैनेटरी मोशन है उसके हिसाब से न्यूटन ने फिर इसको फर्दर ग्रेविटेशन से रिलेट करके उसको एक्सप्लेन किया। आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं फर्स्ट लॉ। केपलर महोदय ने फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया है कि जो प्लैनेट होते हैं वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। आप देखिए पहला पॉइंट उन्होंने क्या बताया कि दिशा, ये हम लोग फर्स्ट लॉ के विषय में पढ़ रहे हैं। द प्लैनेट्स, इसको आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। द प्लैनेट्स रिवॉल्व राउंड द सन, अराउंड लगा दीजिए, अराउंड द सन in an elliptical path, या इसे हम ऑर्बिट कह सकते हैं। The planets revolve around the sun in an elliptical path or orbit। तो अब सवाल उठता है, ये एलिप्टिकल शब्द बना है एलिप्स से। एलिप्स क्या है? सबसे पहले हमें यह जानना होगा। जैसे कोई सर्किल है, उसे अगर हम थोड़ा सा चिपटा कर दें, ओवल शेप्ड लाइक दिस, ये आप इस तरह आप इसको समझ सकते हैं, ये इस तरह, ये एलिप्स है। ठीक है, चपटा सर्किल हो गया हमारा, गोल ये हो गया। अगर इसी को थोड़ा सा हम कर दें तो ये हो गया एलिप्स। तो पहले उन्होंने क्या सूचना दी कि द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ। तो हम लोग इलिप्स पहले समझे, इस इलिप्स पर ही जो है प्लैनेट्स मूव करते हैं। करेक्ट? तो इलिप्स मान लीजिए, ये थोड़ा और अच्छे से इसे ड्रॉ कर देते हैं इलिप्स को। चलिए, ये हो गया। अब देखिए, ये इलिप्स में ये हमारा एक एक्सिस ये डाल देते हैं और एक एक्सिस ये डाल देते हैं। ये जो एक्सिस है, मान लीजिए यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, इसको मान लेते हैं हम ए। तो ये भी हमारा इधर से आ गया ए, तो ये हमारा हो गया 2a, यानी इसको कहते हैं हम लोग मेजर एक्सिस। ये एलिप्स है, इसी पर, इसी पाथ पर जो है प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं। ये जो है, ये यहां से यहां तक, ये वाला पोर्शन, ये हो गया हमारा 2b, यानी यहां से यहां तक ये हो गया हमारा b, और ये हमारा हो गया b। करेक्ट? इसे हम लोग कहते हैं माइनर एक्सिस। क्या कहते हैं हम लोग? माइनर एक्सिस। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे सर्किल का भी कुछ अपना इक्वेशन होता है, एलिप्स का भी इक्वेशन होता है, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1। तो वो चीज हम लोग अपर लेवल में, अपर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। नाउ वी आर टेंड टू फोकस द केपलर्स प्लैनेटरी लॉ ऑफ मोशन, जिसमें से पहला लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा है एलिप्स। एलिप्स का ये हमारा मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस। करेक्ट? और एक्चुअल में होता क्या है, एक वर्ड आता है एसेंट्रिसिटी, ECCINTRICITY, ये भी हम लोग अपर क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे। एसेंट्रिसिटी क्या होता है कि कितना ये चिपटा हुआ, सर्किल कितना चिपटा हुआ, यानी एलिप्स की वह प्रॉपर्टी बताता है। आगे चलकर हम लोग पढ़ेंगे, इस पॉइंट को कुछ और कहते हैं, इसको भी कुछ और कहते हैं।
तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल पाथ, जिसे हम लोग ऑर्बिट कहते हैं या फिर एलिप्स में वो घूमते हैं। और पता है एलिप्स का 2 फोकस होता है, ठीक है। तो और उसके बाद दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या कहा कि द सन इज at one of the 2 foci। फोकस का प्लूरल है फोकी या फोकाई, आप जो आप कह रहे हैं, FOCI। तो सन जो है एक फोकस यहां है, एक फोकस यहां है। तो इस दोनों में से किसी एक फोकस पर सन जो है ये हमारा सन है। समझ में आया क्या कहते हैं भाई? फर्स्ट लॉ केपलर्स का जो प्लैनेटरी लॉ है, वो सबसे पहला लॉ क्या कहता है कि द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ एंड द सन इज एट वन ऑफ द 2 फोकी। इस दोनों में से कहीं किसी एक फोकस पर सन रहता है। करेक्ट? दिस इज द केपलर्स फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेट किस तरह उस सन के चारों ओर घूमते हैं, यह बताया केपलर्स ने। करेक्ट? अब देखिए सेकेंड लॉ की तरफ हम लोग जाते हैं। पहले आप इसे नोट कर लीजिए। अगर आप नोट कर लिए तो एक बार हम यहां पर इसी चीज को बताना चाहेंगे कि ये जो फोकस होता है, आप कभी कभी कंफ्यूजन होता होगा ये एक्चुअली में ये 2 फोकस कैसे होता है। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो एलिप्स है, ये एक्सिस, मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, मान लीजिए सन है। यहां पे हम बताना चाहेंगे कि ये ए है, तो यहां से ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये AE कहते हैं। यहां पर E अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे एसेंट्रिसिटी, तो ये होता है, ठीक है। तो ये इधर से भी हमारा आ गया AE, ये बराबर इक्वल डिस्टेंस पे है। इसका भी कोऑर्डिनेट, इसका भी कोऑर्डिनेट, इसका भी कोऑर्डिनेट, इसका भी कोऑर्डिनेट हम लोग बना सकते हैं। तो ये डिस्टेंस होता है, ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जैसे ये फोकस है ना और ये फोकस है, मान लीजिए कि सन आपका ये है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये अब इस तरह अगर मान लीजिए यहां पे है, मान लीजिए ये R1 है, ये R2 है। हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि एलिप्स में 2 फोकस क्यों होता है। तो यहां पर ये R1, ये R2, अगर ये पोजीशन अगर ये मूव करते हुए इस तरह अगर आता है, तो इस पोजीशन पर अगर आता है तो ये पोजीशन और ये हो जाएगा, यानी ये R1 और ये R2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि R1 प्लस R2 ये जो होगा ना वो एकदम कांस्टेंट होगा। कि अगर प्लैनेट यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, तो इस केस में अगर हम इसको और इसको जोड़ दें, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। करेक्ट? अगर यहां पर है अगर पोजीशन, तो यहां पर है और ये, तो ये R1, ये R2, तो ये R1 प्लस R2, ये R1 प्लस ये R2 अगर हम करें, अगर यहां पोजीशन है तो इसको यहां से मिला देंगे ये R1, इसको यहां से मिला देंगे ये R2, यानी R1 प्लस R2 जो होगा वह बिल्कुल कांस्टेंट होगा। इसीलिए कहा जाता है कि द सन इज एट वन ऑफ द 2 फोकी। तो केपलर्स का पहला लॉ क्या कहता है? पहला लॉ कहता है कि कोई भी प्लैनेट सन के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं। दूसरी क्या बात उन्होंने कहा कि सन जो है उस एलिप्स के 2 फोकस होता है, उस 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर वह मौजूद होता है। द सन इज एट वन ऑफ द 2 फोकी। आइए अब हम लोग सेकेंड लॉ की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लॉ हमने सीखा, सेकेंड लॉ अब हम लोग देखते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें
जिस समय कैलकुलस ने ये सारे प्लैनेटरी मोशंस का नियम वो दे रहे थे, तो बहुत सारा उस समय विरोधाभास था, बहुत सारी ऐसी जानकारियों का अभाव था। लेकिन फिर भी इन्होंने अपने रिसर्च के आधार पर टाइको ब्राहे के पेपर्स, उनके भी रिसर्च को इन्होंने स्टडी किया और उनके आधार पर इन्होंने ये नियम दिया प्लैनेटरी। नाउ कैलकुलस सेकेंड लॉ। फिर से एक बार हम लोग एलिप्स बनाते हैं। आइए, ये हमारा एलिप्स है, मेजर एक्सिस। मान लीजिए यहां पर हमारा सन है, करेक्ट, ये हमारा सन। अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि दूसरे लॉ में कि जितने भी प्लैनेट्स हैं वो जो इलेप्टिकल पाथ पर मूव करते हैं तो उनका स्पीड कांस्टेंट नहीं होता। तो स्पीड दिमाग में रखिएगा, वो कभी तेज चलते हैं, कभी धीरे चलते हैं। तो उन्होंने कहा, क्या दिया भाई पहला, द स्पीड ऑफ द प्लैनेट is not constant। कांस्टेंट लिख देते हैं। अब कैसे कांस्टेंट नहीं होता, कि जैसे ये प्लैनेट यहां पर है, या मान लेते हैं यहां पर प्लैनेट है, नजदीक है, या नजदीक है प्लैनेट, तो यहां पर क्या होता है ना कि नजदीक जब होता है तो इसका स्पीड थोड़ा तेज हो जाता है। When the planet is closest to the sun, its speed is more। और जब यह दूर हो जाता है, फारदेस्ट में है, यहां पर फारदेस्ट है, तो वैसी स्थिति में क्या होता है कि प्लैनेट का स्पीड जो होता है वह कम हो जाता है। ठीक है, तो अब इस चीज को उन्होंने क्या कहा कि मान लेते हैं कि ये प्लैनेट यहां से यहां तक टी समय में, टी टाइम इंटरवल में ये प्लैनेट यहां से यहां तक आया। तो इस सन से और इस प्लैनेट को अगर हम किसी लाइन के द्वारा मिला दें तो ये आर्क के द्वारा ये एरिया होगा, करेक्ट। और मान लेते हैं कि कोई प्लैनेट यहां पे था और टी समय में ही ये यहां से यहां तक आया, टी समय में, टी टाइम इंटरवल में ये यहां से यहां तक आया। तो ये इसको यहां मिला देते हैं, इसको यहां मिला देते हैं, तो एरिया हमारा क्या हो गया, ये हो गया। तो एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट इज सेम इन इक्वल टाइम ड्यूरेशन। द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट्स एंड द सन इज ऑलवेज इक्वल wherever the planet is on this elliptical path। वो जहां कहीं भी है, मान लीजिए टी समय में यहां से यहां तक आया, टी समय में यहां से यहां तक आया, तो इसके द्वारा ये जो तय की गई ये जो एरिया है ना, तो एरिया जो स्वेप्ट हुआ बाय द मीन डिस्टेंस, दैट एरिया इज इक्वल। दिस इज द सेकेंड लॉ। यानी कहने का मतलब क्या है ना कि इसको अगर दूसरे ढंग से अगर हम समझें कि ये क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए टाइम टी टाइम में, तो ये कम टाइम में, ये टी टाइम में क्या हो गया, ये ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, एरिया ये छोटा हो गया। लेकिन ये यहां पर क्या हुआ कि टी टाइम में ये थोड़ा सा कम डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो ये एरिया बढ़ गया। तो उस हिसाब से अगर हम निकालेंगे ना तो क्या हो जाता है कि टोटल एरिया स्वेप्ट अगर एक जगह कहीं भी, अगर मान लीजिए यहां से प्लैनेट अगर यहां तक गया, यहां से यहां तक गया टी टाइम में, तो यहां पर से ये सन है, ये वाला, तो ये वाला डिस्टेंस, ये जो एरिया होगा ऑल आर इक्वल। तो उसको उन्होंने क्या कहा कि द एरिया स्वेप्ट बाय द लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड द प्लैनेट इन टाइम इंटरवल टी इज ऑलवेज इक्वल। बात समझ में आया? ये क्या है
कि दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि अगर डी डिस्टेंस ट्रेवल करता है टी टाइम में, तो ये क्या हुआ, थोड़ा क्लोजेस्ट है तो उसका स्पीड ज्यादा हो जाता है। स्पीड ज्यादा कब होगा, जब टी टाइम में थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल कर लिया। वैसी स्थिति में ये वाला एरिया पर, यहां पर जब दूर है तो उसका स्पीड थोड़ा कम है। स्पीड जब थोड़ा कम है तो टी टाइम में थोड़ा ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन ये जो लाइन है, ये रेडियस R1 और R2 जो हमने कहा, तो ये तो थोड़ा बढ़ गया। ये बढ़ गया तो यहां का एरिया इसके एरिया के इक्वल हो गया। तो ये है हमारा सेकंड लॉ। इसको हम लोग इस तरह कहते हैं कि एरिया वाला, इसको कहते हैं डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, यानी एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब यहां पर ये चीज दिखाना है, आप ये चीज कंफ्यूज नहीं समझिएगा। द स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज नॉट कांस्टेंट। मैंने अभी कहा कि कहीं बढ़ता है कहीं घटता है, लेकिन जब एरिया की बात हो तो एरियल वेलोसिटी, अगर हम उसकी बात करें तो एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। इट मींस कि ये वाला एरिया इज इक्वल टू दिस वाला एरिया एंड दिस वाला एरिया इज इक्वल टू दिस वाला एरिया। तो ये हो गया आपका केपलर्स सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। आइए अब इसके थर्ड लॉ के विषय में हम लोग पढ़ते हैं। थर्ड लॉ जो केपलर ने दिया, उन्होंने कहा तो सही कि प्लैनेट इलेप्टिकल पाथ में मूव करता है, लेकिन ये जो थर्ड लॉ उन्होंने दिया, ये बड़ा विचित्र सा लगता है। पता नहीं किताब में भी कैसे दे दिया है, बड़ा विचित्र लगता है। क्यों विचित्र लगता है कि उन्होंने जो थर्ड लॉ दिया, वो थर्ड लॉ जो है बेस्ड है कि प्लैनेट सर्कुलर ऑर्बिट पर मूव करते हैं। इसका प्रूफ भी है, हालांकि आपके सिलेबस में उसका प्रूफ नहीं है। ठीक है, तो उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ये थर्ड लॉ जो है न्यूटन ने फिर इसको कैसे ग्रेविटेशन से कोरिलेट किया, और कोरिलेट करके उसको किस तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ के रूप में उसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की तरफ जो है थर्ड लॉ का उपयोग किया, केपलर्स के थर्ड लॉ को यूटिलाइज किया और उन्होंने जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया। तो देखते हैं थर्ड लॉ क्या कहता है। केपलर्स थर्ड लॉ। अब देखिए कि ये मान लेते हैं ये शन है, चलिए एलिप्स, ठीक है, ये शन है। एक ऑर्बिट ये बना देते हैं, ऑर्बिट नंबर 1, और एक ऑर्बिट और बना देते हैं, ऑर्बिट नंबर 2। यहां से कोई प्लैनेट यहां पर है, इसको R1 मान लेते हैं। एक प्लैनेट यहां पर है ऑर्बिट 2 पर, इसे हम लोग R2 मान लेते हैं। ठीक है, अब ये जो फर्स्ट ऑर्बिट में जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहा है, मान लेते हैं सबका टाइम पीरियड अलग है। कोई 300 दिन में जो है पूरा एक चक्कर लगा लेता है, कोई 450 दिन में लगाता है, मान लीजिए सपोज। तो उसी तरह टाइम पीरियड हर प्लैनेट की अलग अलग है जो सन के चारों ओर चक्कर काटते हैं। तो मान लेते हैं कि इसका टाइम पीरियड T1 है और इसका टाइम पीरियड T2 है। तो उन्होंने यह कहा केपलर्स थर्ड लॉ के रूप में कि T2 बाई T1, ठीक है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू R1 बाय R2 का होल क्यूब। करेक्ट? इसका मतलब क्या हो गया, T2 बाई T1 को अगर हम T से डिनोट करें तो T स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया R क्यूब, यानी T स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R क्यूब।
and this is the third law. T square is directly proportional to R cube. यानी टाइम पीरियड सन के चारों ओर लगाने में जितना समय उनको लगता है किसी भी प्लैनेट को, उसका स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो मीन डिस्टेंस क्या हो गया? सन और प्लैनेट के बीच का जो डिस्टेंस है ना, दिस वन R1 या R2, तो इसे हम लोग कहते हैं मीन डिस्टेंस। तो उस मीन डिस्टेंस का क्यूब, दूसरे अर्थ में किसी किताब में अब इस तरह भी आप देख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। R क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T स्क्वायर एंड दिस इज द केपलर्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इस थर्ड लॉ का इस्तेमाल न्यूटन ने आगे किया और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किस तरह इनवर्स स्क्वायर लॉ से रिलेट करके न्यूटन ने जो है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के रूप में लाया, उसी चीज को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए किताब से।